हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। हम लोग 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस किया जाएगा। हिस्ट्री को डिस्कस करें। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आधुनिक भारत को डिस्कस करें। आधुनिक भारत में भी प्रश्न संख्या 245 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज का सेशन प्रश्न संख्या 246 से स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। और ये बीपीएससी के साथ साथ किसी भी अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 246 है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित घटनाओं का जो सही क्रम है, पहला होगा चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, दूसरा उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जलाना, इसके बाद गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगन करना और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। यानी ऑप्शन ए जो है सही क्रम को इंगित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जो है एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन जो है वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की याद रखिए, आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दी। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 247 है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार उड़ीसा। ऑप्शन ए। कहां के गवर्नर पद से, तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 248, 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की जो है पुनरावृत्ति का कारण क्या था। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। पुनरावृत्ति का जो कारण था बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं को या इन राष्ट्रवादी युवाओं का जो मोह भंग है, मतलब कि इनका मोह भंग हो गया। इनमें दया की भावना कम हो गई। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है ये प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 249 है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसके असफलता के बाद स्वराज दल की जो है स्थापना होती है? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण जो है स्वराज दल की मतलब की स्थापना होता है। तो असहयोग आंदोलन के असफलता के कारण, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया।
तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को जो है कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया और साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया, रिपीट किया। प्रश्न संख्या 250 है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की? कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 251 है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 252, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? 4 ऑप्शन है, किसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन होता है। और स्वराज पार्टी के गठन करने वाले जो लोग थे, कौन कौन थे, कौन अध्यक्ष थे, कौन महासचिव थे, ये भी याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया और साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। प्रश्न संख्या 253, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन ए। 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया। सी आर राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन जी रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 254 है, याद रखिएगा, पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गया अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 255 है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह बात किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी ऑप्शन। इसके बाद 256 है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत में पहली बार कब आया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 में। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा, उत्तरदायी शासन के दिशा में यह कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। देखिए, 1919 का जो एक्ट था, इसे 10 वर्ष में समीक्षा करना था, लेकिन 1919 के जो एक्ट था 10 वर्ष के बजाय इसकी समीक्षा करने के लिए 2 वर्ष में ही एक कमिटी का गठन कर दिया गया, यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और ये सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं थे। इसीलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। प्रश्न संख्या 257 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था?
नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, क्या विषय था, किसकी अध्यक्षता में ये जो रिपोर्ट था तैयार किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं करना। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड के अनुसार अगर बात करें तो भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों के द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप जो है प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर जो है याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट नाम के रूप में जाना गया। मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट के याद रखिए मोतीलाल नेहरू जो मतलब कि जो नेहरू रिपोर्ट था, मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। किसकी? डोमिनियन स्टेटस की। इसका अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, मत देने का अधिकार हो, महिलाओं के लिए समान अधिकार हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राष्ट्रीय पृथक्करण। इस तरह से ये सभी मांगे थी। प्रश्न संख्या 258 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया कब? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है लाहौर कांग्रेस में प्रस्तावित या पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में 1929 में जो है पारित किया गया। तो समय याद रखिएगा 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अगर बात करें तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार के द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 259 है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 260 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को, किस डेट को पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26/1/1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाने की जो है इसकी घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या है 261। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका यानी पूर्ण स्वराज का जो झंडा है किसने उठाया? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। 262 है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के ये जो जवाहरलाल नेहरू थे समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे।
1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को नेहरू जो है उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था और उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा जो है की थी। 1927 में 263 है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी, डी ऑप्शन। देखिए 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। 264 है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? दांडी यात्रा कब की गई थी? दांडी यात्रा 1930 में की गई थी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कुछ किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग कर दिया, नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक जो है नमक यात्रा की। याद रखिएगा कितने दिन, कब और कितने लोगों के साथ ये सत्याग्रह जो था और कहां से इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो नमक सत्याग्रह जो है 1930 में 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। कितने लोगों के साथ? तो 80 लोगों के साथ। कितने दिनों की ये यात्रा थी? 26 दिनों की। और ये कब पूरा हुआ? तो ये मतलब इस नमक कानून को कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में। ये सभी जो मतलब कि जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा। 265 है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती आश्रम से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 266 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में या किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब है चौकीदारी। चौकीदारी के द्वारा जो है, चौकीदारी कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था, यानी चौकीदारी कर नहीं दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कुछ किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। प्रश्न संख्या 267 है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली? तो याद रखिएगा 24 दिन। इसके बाद प्रश्न संख्या 268 है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो बताइए 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका सही जवाब है अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार को जो है संगठित किया था। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालात में सुधार की मांग की। याद रखिएगा, जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
269 है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन जो है एक हिस्सा था किसका? एक हिस्सा था। तो इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की जो है परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर जो है सम्मिलित हो जाते हैं और उप मंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद भी वे जो है वे विसर्जित हुए। प्रश्न संख्या 270 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको महत्व दिया, किस कार्यों को महत्व दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान में, यानी हरिजनों के या जो मतलब कि दबे कुचले जो लोग थे, जो गरीबी में पीड़ित थे, जो जिनका उत्थान नहीं हुआ था, उनके उत्थान में लगने ये जो मतलब कि गांधी जी जो थे ये पूरा समय हरिजनों के उत्थान में लगाया और सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का इन्होंने निश्चय किया। 1932 में गांधी जी ने हरिजन के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। हरिजन नामक जो है एक साप्ताहिक पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया। प्रश्न संख्या 271 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में या कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन ए। 1930 का जो साइमन कमीशन था, इसके रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुआ। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खा, फजलुल हक, मोहम्मद अली जीना, होमी मोदी, इसके बाद एम.आर. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया आदि। ये सभी मतलब कि भाग लेने वाले प्रमुख लोग थे। 272 नंबर है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया, नाम बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम है बी.आर. अंबेडकर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। 273 है, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण यह सवाल है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ और इस समझौते के अनुसार अगर बात करें तो पहला, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। तो गांधी इरविन समझौता में जो बातें सामने आई थी, पहला कि गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको स्थगित करने के लिए तैयार होना होगा। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, जिन पे हिंसा का आरोप नहीं लगाया गया था या उन पे कोई मुकदमा नहीं था हिंसा का, उनको रिहा करने का आदेश दिया जाए। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का भी अधिकार दिया जाए। ये सभी गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत जो है शामिल था। इसके बाद चौथा जो बातें इसमें कही गई कि याद रखिएगा, समुद्री या समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की जो है अनुमति दी जाए। और पांचवा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। 274 है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था?
1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच हुआ, लंदन में हुआ, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, ठीक है, यानी 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच चला, और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 यानी 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। याद रखिएगा। 275 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो किसमें भाग लिया था, ये कमेंट करके बताइए। तो दूसरा जो प्रश्न है, यानी 275 नंबर का जो प्रश्न है, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है भाग नहीं लिया? किसमें भाग लिया, ये बता दीजिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका जो आंसर होगा, आप ईमानदारी पूर्वक जो है स्किप करके कमेंट करके आगे बढ़िएगा। सही हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। 276 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर जो है असफल रहा? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, किस बात पर या किस प्रश्न को लेकर असफल रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधि को लेकर। इस प्रश्न को लेकर ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, यह असफल हो गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह जो है असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो है सुविधा की मांग की। गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंततः क्या हुआ कि सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन जो है 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 277, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से जो है भारत लौटे थे? तो लंदन से। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में जो शामिल हुए थे, और 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, मैंने उसे नीचे या उस ध्वज को नीचे होने नहीं दिया, और उसके सम्मान के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। 278 है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के बीच 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता जो है आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 279 है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ था, इस समझौता को बोलते हैं गांधी इरविन समझौता, सी ऑप्शन। 280 है, आपको बताना है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना गया था या माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलितों को जो है दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया।
इसके बाद प्रश्न संख्या 281 है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। 282 है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। देखिए 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटें ही व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। 283 है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा साहेब अंबेडकर, डी ऑप्शन। बहिष्कृत भारत जनरल को भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। इन्होंने जुलाई 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई थी। 284 है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 के अंतर्गत, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 285 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, यानी 285 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।